Hello friends, welcome in e-शिक्षा. So let's start mission NET JRF 2021. पेपर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र विषय. इसका हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं जो आपका साइकोलॉजी का पोर्शन है. यूनिट 3 की ये क्लास नंबर 20 है. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आप पीजीटी एजुकेशन यूपीएचईएससी यानी हायर एजुकेशन और नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल होंगे. थैंक यू. अदर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं. क्लास को ज्वाइन करना है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें. चलिए आगे मूव करते हैं. हम लोग लर्निंग की थ्योरीज पढ़ रहे थे, अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थ्रोनडाइक को और आपके पावलोव महोदय को पढ़ लिया था. आज हमें पढ़ना है स्किनर जी को. B.F. स्किनर नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा. B.F. स्किनर जी का. तो इनकी थ्योरीज पढ़नी है जिससे आपके क्वेश्चन नेट जेआरएफ में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनते हैं. स्किनर महोदय की थ्योरी को आप कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्यों कहते हैं ये मैं आगे बता दूंगी, लेकिन इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं. हिंदी में इसे एक सेकेंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं. हिंदी में इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत बोलते हैं. कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत कहते हैं. तो आपके जो B.F. स्किनर जी महोदय थे, ये क्या थे, साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे. साइकोलॉजी के प्रोफेसर कहाँ पे थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे. हार्वर्ड में ये क्या थे? आपके प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के थे. इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इन्होंने जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, वो था आपका चूहा, दैट मीन माउस, रैट जो भी कहिए, और कबूतर, पीजन. रैबिट पे भी कहीं कहीं दिखाता है कि इन्होंने किया था, बट अभी हम ये पढ़ रहे हैं. चलिए, आपके स्किनर महोदय का प्रयोग जो था, अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. इन्होंने व्यवहार यानी कि बिहेवियर, इसीलिए इनको बिहेवियरिस्टिक या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं. तो इन्होंने व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि इन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया था, अब वो मनुष्य का व्यवहार हो यानी कि ह्यूमंस का, या फिर किसी पशु पक्षियों का व्यवहार हो, है एनिमल्स का, बर्ड्स का, किसी का भी व्यवहार हो, उसका अध्ययन किया था. इसलिए ये बिहेवियरिस्टिक यानी कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं. तो इन्होंने क्या किया, व्यवहार का, बिहेवियर का स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, आप कह सकते हो स्टडी सभी करते हैं, बट व्यवहार का स्टडी बहुत से मनोवैज्ञानिक ने किया था, बट एक सिस्टमैटिक के साथ साथ ऑब्जेक्टिव स्टडी, है ना. सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी यानी कि व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए, किसी के व्यवहार का आप कह सकते हो व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक टूल को विकसित किया, यानी कि डेवलप किया, एक यंत्र को क्या किया, डेवलप किया, विकसित किया. और इन्होंने कौन सा विधि चुना, इन्हीं सबसे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा. इन्होंने अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन विधि को चुना. इस अध्ययन को करने के लिए इन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि को चुना. ठीक है,
इतना क्लियर हो गया होगा, तो आगे मूव करते हैं। इनका प्रयोग था कि इन्होंने जो टूल विकसित किया था, डेवलप किया था यंत्र को, वो एक था समस्यावादी बॉक्स। उसका नाम था समस्यावादी बॉक्स। मान लीजिए ये टूल है, ये बॉक्स है इनका, इसे इन्होंने समस्यावादी बॉक्स कहा। समस्यावादी बॉक्स, समस्यावादी का मतलब हो गया प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। ये बॉक्स था और इसको हम स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि अब इन्हें एक एक पक्षी, यानी अब यहाँ कबूतर है, मैं कबूतर उबूतर बना नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं लिख दे रही हूँ पीजन, यानी कि कबूतर को यहाँ पे इन्होंने, कबूतर है मान लीजिए, कबूतर है, इसके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। और बॉक्स में बंद कर दिया, कहीं कहीं दिखाता है चूहा, यानी कि रैट को भी, रैट चूहे को, कबूतर चूहे किसी को भी इसमें बंद कर दिया और इसे भूखा रखा, भूखा रखा और यहाँ पे एक लीवर बना दिया, ठीक है। ये लीवर बना दिया। अब इनको मान लीजिए ये चूहा ही है, चूहे को बड़ी भूख लगती है, भूखा है बेचारा, तो ये जब चूहा भूखा है तो ये पूरे बॉक्स में कूदता रहता है, पूरे बॉक्स में कूदता है। फिर अचानक क्या होता है, लीवर पे इसका पैर पड़ जाता है। जैसे लीवर पे पैर पड़ता है, इसके लिए प्लेट में खाना यहाँ पे आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है इस चूहे को। फिर इसे जब भूख लगती है, फिर ये कूदता है, फिर लीवर पे पैर पड़ जाता है, फिर क्या होता है, ये इसके आगे खाना आ जाता है, फिर ये खाना खा लेता है। इस तरीके से कई बार इस चूहे को ऐसा बिहेवियर करने के बाद ये समझ जाता है कि यहाँ पे जो चीज है, जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो फिर क्या होगा, मुझे खाना मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से स्किनर महोदय ने बताया कि प्रयत्न करने पे, रिस्पॉन्स देने पे, प्रतिक्रिया देने पे हम कुछ भी सीख सकते हैं। ये इनकी स्टडी का आप कह सकते हो समरी था, सारांश था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। ये सब चीजें तो आप कह सकते हो कि इनके प्रयोग में आती है, बट क्वेश्चन किससे बनता है। जो पावलोव महोदय थे ना, उनकी थ्योरी में थोड़ा सा बदलाव करके ही इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था। लेकिन अभी आप देखो कि पावलोव जी की थ्योरी में जो डॉग था ना, डॉग यानी कि कुत्ता, वो इनएक्टिव था। इनएक्टिव का मतलब है यहाँ पे वो कभी भी एक्टिव नहीं रहता था। जब इसके सामने बेल यानी कि घंटी बजती थी, घंटी बजती थी, तब इसके मुंह से लार आती थी, सलाइवा आता था, या फिर इसके सामने खाना रख दिया जाता था, तब इसके मुंह से सलाइवा यानी कि लार आता था। यानी कि ये इनएक्टिव था, पैसिव था समझ लीजिए, इसको फर्क नहीं पड़ता था, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। रिस्पॉन्स कब देता था, जब इसके पास स्टिमुलस आता था, उत्तेजक आता था। तो इसलिए इस थ्योरी को SR थ्योरी कहा गया, क्योंकि स्टिमुलस यानी कि बेल बजती थी या फिर खाना आता था, तब ये रिस्पॉन्स में अपना सलाइवा यानी कि लार निकालता था। लेकिन आपके स्किनर महोदय की थ्योरी में इन्हें आप कह सकते हो कि स्टिमुलस, उत्तेजक नहीं मिलता था। ये जो आपका चूहा था, कैसे बनाऊं चूहा हुआ, ये जो आपका चूहा था, ये इस बॉक्स में कूदता रहता था, है ना, या पीजन ही हो, कबूतर ही हो, कूदता रहता था, लीवर पे पैर पड़ जाता था, खाना मिल जाता था। जब पेट में इसके चूहा कूदता था तो ये चूहा कूदने लगता था, जंप करने लगता था, लीवर पे पड़ते ही खाना मिल जाता था। यानी कि ये रिस्पॉन्स करता था, प्रतिक्रिया देता था, तब इसको ये मिल जाता था स्टिमुलस,
समझ गए आप? तो इसलिए ये पावलोव की थ्योरी को एसआर थ्योरी कहते हैं और इसको आर थ्योरी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैं अभी लास्ट में करवा दूंगी, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी आप देख लो कि रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, एक प्रतिक्रिया, दो, तीन, चार, चार प्रतिक्रिया। पहले प्रतिक्रिया अगर किसी आप कह दो एक बच्चे ने अपनी कोशिश करी एग्जामिनेशन में, इसको प्राइज नहीं मिला, ठीक है, इसको यहाँ पे प्राइज नहीं मिला, तो ये फिर से अपनी प्रतिक्रिया करेगा, यहाँ पे भी इसको प्राइज नहीं मिला। तीसरी प्रतिक्रिया इसने की तो क्या हुआ, इसको प्राइज मिल गया। यानी ये रिस्पांस देता रह रहा है, एक बच्चा, एक चाइल्ड है और वो अपना रिस्पांस करता रह रहा है। ये चूहा जो रैट है रिस्पांस करता रह रहा है। पहले पहले जहाँ इसने बॉक्स पे दबाया इसको भोजन नहीं मिला, फूड नहीं मिला, दूसरे पे भी यहाँ पे दबाया इसको फूड नहीं मिला, तीसरे पे लीवर दब गया, इसको प्लेट में फूड मिल गया। अब ये क्या करेगा, इसी वाले को R3 को रिपीट करेगा, इसलिए इसको हम कह रहे हैं सेलेक्टिव स्टिमुलस। सेलेक्टिव स्टिमुलस, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेलेक्टिव का मतलब होता है मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यहीं पे दबाऊंगा ना तो मुझे पे, यहीं पे लीवर है, यहीं पे दबाऊंगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। मैंने इस एरिया को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, मैं यहीं पे अपना रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये हो गया आपका सेलेक्टिव स्टिमुलस। चलिए रीइंफोर्समेंट जो होता है आपका, ये मैं पहले बता दूं, उसके बाद में आपको एक ट्रेनिंग है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो आपकी कार्यात्मक जो अनुबंधन है उसकी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है 8, उससे क्वेश्चन बनता है, जरूर से बनता है, वो मैं अभी करवा रही हूँ। पहले इसको करवा दो कि जो आपका रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन इसे कहते हैं हिंदी में। रीइंफोर्समेंट है ये आपका, ये दो टाइप का होता है, इस चीज को याद रखिएगा, पॉजिटिव और आपका निगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक में भी दो होते हैं, आर डू, आर डोंट। अभी समझाती हूँ, इसमें भी यही होते हैं, आर डू, आर डोंट। इसका मतलब है, आर का मतलब है रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी प्रतिक्रिया। यहाँ पे कहा गया है पॉजिटिव सकारात्मक, आर को डू, आपकी जो प्रतिक्रिया है उसको करते रहना है। यानी कि मैं एग्जाम्पल से बताऊं, टीचर ने कहा कि आप अगर स्कूल आते रहोगे ना तो रोज आपको टॉफी मिलेगी, बच्चे को बताया गया। यानी आर को आपको डू का मतलब होता है करना, करते रहना है, रिस्पॉन्स करते रहना है। रिस्पॉन्स के रूप में रोज आपको विद्यालय आना है और आप विद्यालय आओगे तो आपको टॉफी मिलेगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैसेज कॉल करके पूछ लीजिएगा। आर डोंट यानी कि आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अब इसमें क्या है, शोर मत मचाओ, शोर नहीं मचाओगे तो क्या मिलेगी, टॉफी मिलेगी, है ना। यहाँ पे आर को मना किया जा रहा है, शोर मचाना क्या हो गया, प्रतिक्रिया हो गई। आपको आर रिस्पॉन्स नहीं करना है और जब नहीं करोगे तो टॉफी मिलेगी, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। अब निगेटिव में है आर डू, यानी कि रिस्पॉन्स करना है, जो पूछ रही हूँ उसका आंसर दो,
और आंसर दोगे, उत्तर दोगे मुझे, तो मैं मारूंगी नहीं, पनिश नहीं करूंगी। हो गया आपका ये आर डू निगेटिव में। फिर है आपका आर डोंट, रिस्पॉन्स नहीं करना है उसका निगेटिव में। एक सेकेंड, आर डोंट यानी कि शोर मचाओगे, आर नहीं करना है, शोर मचाओगे तो थप्पड़ मारूंगी। शोर मचाओगे तो क्या करूंगी, यानी रिस्पॉन्स करोगे ना, तो थप्पड़ मारूंगी। यह हो गया आपका निगेटिव रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। तो इतना आप समझ गए होंगे होपफुली। इसमें भी अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं पुनर्बलन की अनुसूची, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन की सूची को पढ़ना है। तो पुनर्बलन की सूची जो है आपको कॉन्टिन्यूअस होती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप जानते हो, लगातार, यानी आपको कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट देना है। और यहाँ पे क्या है, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, इसे हम कहते हैं आंशिक, आंशिक अनुसूची। और ये हो गई आपकी नियमित अनुसूची। कैसे हमें क्या करना है, स्टिमुलस, आपका जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, यानी कि आपका उत्तेजक और जो प्रतिक्रिया है उनके बीच में कैसे कैसे कितना गैप रखना है, जिसे पावलोव वाले में मैंने बताया था, उसी के बारे में ही शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन की अनुसूची। तो नियमित वाले में आपको क्या आता है, नियमित वाले में आपको क्या करना है, जितनी बार आर होगा उतनी बार आपको रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन मिलेगा। जितनी बार बच्चा प्रतिक्रिया करेगा, जितनी बार लीवर को दबा देगा चूहा, उतनी बार इसके सामने भोजन यानी कि खाना आ जाएगा। तो ये है आपका कंटिन्यूअस यानी कि नियमित पुनर्बलन की सूची। फिर जो आपका इंटरमिटेंट यानी आंशिक है, इसको पार्शियल भी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगियों में ये यूज होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो ये है रेशियो शेड्यूल, रेशियो शेड्यूल, और ये हो गया इंटरवल शेड्यूल, रेशियो शेड्यूल, इंटरवल शेड्यूल। रेशियो शेड्यूल को कहते हैं अनुपातिक सूची, अनुपातिक सूची, और इंटरवल शेड्यूल को कहते हैं विराम सूची। ठीक है, तो अब इसको भी हम समझते हैं।
अब इसमें आपका पहला हो जाएगा फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल फिक्स्ड रेशियो को कहेंगे निश्चित अनुपात। हिंदी ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। निश्चित अनुपात अनुसूची। अब निश्चित अनुपात अनुसूची में हम क्या करेंगे, निश्चित अनुपात सूची और दूसरा है वो भी लिख लेती हूँ, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल को हम कहेंगे एक सेकेंड, वेरिएबल को आप कह सकते हो जो हमेशा चेंज होता रहता है। इसका एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में नहीं आ रहा है, मैं देख के बता दूंगी। फिर आपका इसमें देखिए इंटरवल में, इंटरवल में वही होगा फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि निश्चित विराम अनुसूची, और दूसरा होगा वेरिएबल इंटरवल जो हमेशा बदलती रहती है वैसे विराम सूची। तो फिक्स्ड रेशियो में क्या आपने तय किया कि आप 4 रोटी दोगे एक एक घंटे पे। एक एक घंटे पे क्या करनी है आपको, 4 रोटी अपने चूहे को देनी है। तो ये फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल हो गया। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल यानी चेंज होता रहेगा। आप 4 रोटी दोगे अपने चूहे को एक एक घंटे पे, और या कभी 2 रोटी दोगे एक एक घंटे पे, या कभी 3 रोटी दोगे एक एक घंटे पे, तो ये चेंज होता रहेगा। फिर आपका फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल हो गया। फिक्स्ड इंटरवल में आप क्या करोगे, 4 मिनट पे आपको देनी है 4 रोटी, 4 मिनट पे, ठीक है। और वेरिएबल है तो कभी 4 मिनट पे 4 रोटी देनी है, कभी 5 मिनट पे 4 रोटी देनी है, कभी 2 मिनट पे 4 रोटी देनी है, इस तरीके से, ठीक। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सा आपको डायग्राम बनाना है, हिंदी इंग्लिश में दोनों बता दूं कि एक ही तरीके का रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि जो इंग्लिश में मैं अभी आपको बताऊंगी वो एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट आता है, उसको आप वैसे सही से कर सकते हो। तो आपको पढ़ने हैं 8 टाइप्स, टाइप्स कह सकते हो या प्रोसेस कर सकते हो। 8 प्रकार या प्रक्रिया किसने पढ़नी है, ट्रेनिंग इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसकी, ट्रेनिंग इन, आपका जो कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है उसमें 8 प्रकार ट्रेनिंग के बताए गए हैं। यहाँ पे आपके स्किनर महोदय क्या कहते हैं, ट्रेनिंग ही दे रहे हैं ना, और उनका बिहेवियर फिर चेक कर रहे हैं, ठीक। तो 8 प्रकार बताए गए हैं, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है वो भी मैं बता दूंगी, इसे बना लीजिएगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको पूरी तरीके से रटना है और इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं, देखा भी होगा आपने। पहले में लिख लीजिए क्यू एब्सेंट, हिंदी इंग्लिश सभी। क्यू एब्सेंट, फिर यहाँ आपको लिखना है क्यू। क्यू का मतलब है आपका री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट। क्यू यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे क्यू एब्सेंट है, यहाँ पे क्यू क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स मेड। रिस्पॉन्स एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है इससे, और इस पे है रिस्पॉन्स विदहेल्ड। फिर यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स मेड, फिर यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स विदहेल्ड। इतना हो क्या होगा आपका। चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आप बना लीजिए पॉजिटिव, सकारात्मक, यहाँ पे आपका हो गया निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे आप ए नंबर डालेंगे और लिखेंगे रिवार्ड ट्रेनिंग। एक सेकेंड, ए यहाँ पे हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ ए कहाँ बी है। यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका डी। फिर आपका यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, और यहाँ पे आपका हो गया एच। ठीक है, तो ए में आप लिखेंगे रिवार्ड, सॉरी ये तो काम ही नहीं कर रहा, रिवार्ड ट्रेनिंग, रिवार्ड ट्रेनिंग। फिर यहाँ पे लिखेंगे ओमिशन, ओमिशन थ्योरी। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेनिंग, डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेनिंग। और एफ में आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन ट्रेनिंग। फिर आप यहाँ पे सी में लिखेंगे एस्केप, एस्केप सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे पनिशमेंट, रट लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव अवॉइडेंस, एक्टिव अवॉइडेंस। एक्टिव अवॉइडेंस के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट ट्रेनिंग। इतना आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं आपको इसे
मुझे लगता है 2 मिनट लगेगा, वेट कर लीजिए। मैं इसका क्वेश्चन ढूंढ के फिर आपको यहाँ पे समझा देंगे। तो आपने इसे लिख लिया होगा, मैं आपको समझा दूं इसका कैसे क्वेश्चन बनता है। चलिए, यहाँ पे लिखा रहेगा लिस्ट ए और यहाँ पे लिखा रहेगा लिस्ट बी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, टाइप ऑफ ऑपरेंड कंडीशनिंग, ये सब। फिर यहाँ लिखा रहेगा रिलेटेड प्रोसीजर, ये हो गया आपका। फिर क्वेश्चन में आपका ए यहाँ दिया रहेगा कि डिस्क्रिमिनेटेड बाबू, सॉरी, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, जाओ। फिर यहाँ लिखा रहेगा डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट है ना। फिर यहाँ डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट, ऑपरेंट ही आपका ट्रेनिंग है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे डी में लिखा रहेगा एक्टिव अवॉइडेंस, एक्टिव अवॉइडेंस, इतना समझिए आप लोग। फिर इस साइड आपका इसको डिस्क्राइब किया रहेगा कि क्यू प्रेजेंट और रिस्पॉन्स मेड पॉजिटिव reinforcement, positive reinforcement, ऐसे दिया होगा। जैसे ये 1 दिया हुआ है, ऐसे 4 तक दिया होगा। तो इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत बड़े बच्चे हो तो इजीली समझ जाएंगे। तो अब आपको दिखा, ये सारी चीजें लिखी हैं, फिर ये लिखा है। तो आपको ये जो पिछला मैंने बताया इसे रटना है ना। इसे क्या करना है, रट लेना है कि किसमें क्या आता है। तो अभी आप देखिए, हम लोग को करना है डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन को। तो जब हम लोग जाएंगे, डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन आपका कहाँ है, ओमिशन डिस्क्रिमिनेटेड, ये है आपका डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन। अब ये यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे है। एक सेकेंड में, एक बार अच्छे से प्लीज समझ लीजिए। ये आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन आपका कहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ना। यहाँ पे लिखते जाते हैं, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है आपका। और क्या है,
और इसके साथ साथ ये Q प्रेजेंट में है, इस वाली लाइन में नहीं है, इस वाली लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका Q प्रेजेंट है और ये किस लाइन में आ रहा है? मेड, रिस्पॉन्स मेड, विदहेल्ड, रिस्पॉन्स मेड, विदहेल्ड, रिस्पॉन्स विदहेल्ड में आ रहा है, रिस्पॉन्स विदहेल्ड। ठीक है, अब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ 1 से लेके जो 4 रहेंगे इसी तरह एक्सप्लेन किए रहेंगे। अब आपको मैच करना होगा कि कहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट आ रहा है। रीइंफोर्समेंट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, चलिए ये तो हो गया। और रिस्पॉन्स मेड बता रहा है, लेकिन इनका क्या था? विदहेल्ड बता रहा है। तो आपको वो वाला ढूंढना है जिससे ये मैच करे। ठीक, इसी तरीके से आपको करना है और इसके लिए इसी तरह का ये क्वेश्चन बनता है। इसके लिए आपको ये याद करना है कि जो आपकी रिवॉर्ड ट्रेनिंग है और रिवॉर्ड ट्रेनिंग है और साथ में आपकी स्केप ट्रेनिंग है, सॉरी रिवॉर्ड ट्रेनिंग है, आपकी ओमिशन थ्योरी है, डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेनिंग है, डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन ट्रेनिंग है, ये पॉजिटिव है, कौन कौन निगेटिव है, किस में रिस्पॉन्स मेड हो रहा है, किस में विदहेल्ड हो रहा है, किस में क्यू प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है, ये आपको रट लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में मिलने वाला नहीं है, ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो बनता है क्वेश्चन इससे। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, बाकी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लास पसंद आए तो बताया ज़रूर कीजिए, कुछ भी कमी लगे, कुछ समझ में ना आए तो भी बताया कीजिए ताकि मैं आपको फिर से समझा दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।